नमस्कार। यहाँ पर आगे हम लोग पॉलिटी की क्लास देखेंगे और हमने जो है इससे पहले आपको जो है क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें से पूरा 1 से लेकर हमने जो है मंत्रिपरिषद, संसद, इसके बाद हम जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नीति निर्देशक तथा मूल अधिकार, इन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको जो है डिटेल से बताया हूँ, समझाया हूँ अच्छे से, ठीक है? तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैं जो है क्लासेस लिया हूँ, उसमें जो है डिटेल से समझाया हूँ और इसका पीडीएफ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, जैसे ये सवाल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका से रिलेटेड है। इसके बाद संवैधानिक पदाधिकारी पढ़ेंगे, निर्वाचन पढ़ेंगे, राज्य से पढ़ेंगे, फिर संवैधानिक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस देखेंगे, हमारा कंप्लीट, ठीक है? पॉलिटी का मजा है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख अनुच्छेद होते हैं, बस वही जानकारी लेना रहता है। बाकी यहाँ से कोई भी कठिन सवाल नहीं आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आप बस को समझना है कि यहाँ पर कैसे होता है। अब आर्टिकल बस थोड़ा रट लेना कभी कभी, ठीक है? बाकी सवाल करते हुए आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लासेस देखते हैं, प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा और पीडीएफ जो है सोल स्टडी या फिर जॉब आयोग करके है, जॉब आयोग, उस पर चले जाना है। वहाँ पर बाद में बताऊंगा, यहाँ पर साइड अभी वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगा, क्लासेस शुरू हो जाएगी, उसके बाद बहुत सारे क्लासेस जो है अनलिस्टेड है, क्योंकि जैसे पीडीएफ दे रहा हूँ उसके साथ अपलोड भी कर रहा हूँ, ठीक ठीक है, क्रम से, क्योंकि जरूरी है पीडीएफ पढ़ना। पीडीएफ से पढ़ोगे ना तो चीज़ें जो है उसके एक्सप्लेन देख पाओगे। मैं जितना जितना बोलता हूँ ना, सब चीज़ आपको वहाँ से दिख जाएगा, ठीक है? तो चलो सवाल को हल करते हैं अंदाज से, ठीक है? आपको कर्सर भी दिख रहा होगा यहाँ पर, पॉइंटर भी, ताकि आपको समझ में आए कहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याता कौन? देखो, यहाँ पर समझते हैं तो सबसे समझ जाओगे, हम न्यायालय से पढ़ रहे हैं तो राइट आंसर तो दे दोगे यहाँ पर न्यायालय, ठीक है? कौन सा न्यायालय होगा? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय ये वाला, ठीक, समझे? तो पहले समझो कि संविधान के अनुच्छेद 132, 132, 133 और 228, ठीक है? ये जो है संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। और जो उच्च न्यायालय होते हैं, ऐसे मुकदमे जिनमें जो है संविधान की व्याख्या या फिर प्रश्न निहित हो, तो वो क्या करता है? उस सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय हेतु भेज देता है, ठीक है? मतलब इनका जो कार्य होता है, ऐसा कार्य जिसमें संविधान की व्याख्या हो, वहाँ पर उस स्थिति में या फिर प्रश्न पूछना हो संविधान से, तब की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ही फैसला लेता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकता है कि ये फैसला कौन लेता है, सर्वोच्च न्यायालय लेता है कौन? तो ये आर्टिकल में जैसे 132 हो गया, 133 हो गया, 228 हो गया, इसके अंतर्गत जो है संविधान अंतिम अधिकार है। अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है, सबसे लास्ट, लास्ट सबसे, ठीक है? तो समझ में आया? इस प्रकार से कोई भी मुकदमा है, अंतिम कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के बाद, उसके बाद कुछ नहीं, वहीं तक है, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर, ठीक। अब आगे देखो कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? क्या विधानमंडल करता है? कार्यपालिका करता है? ना ना, यहाँ पर कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर न्यायपालिका करता है, न्यायपालिका, ठीक, न्यायपालिका राइट आंसर। आगे सवाल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डैश है ना, खाली स्थान का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक हित संबंधी मामलों को या जिनमें संविधान की व्याख्या शामिल हो, उसे सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। तो बिल्कुल भेज सकता है। कौन सा है? तो है सलाहकार न्यायिक क्षेत्र, ठीक है? सलाहकार न्यायिक क्षेत्र बोलते हैं। आर्टिकल 143 याद रखना इसको, 143, आपको 143 में क्या समझ आता है? 143 मतलब परामर्श देने वाला, कोई चीज समझाने वाला, कोई कहने वाला, कौन होता है आपका? 143 होता है, ठीक है? तो संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, उसको क्षेत्र अधिकार दिया गया है, क्या करने के लिए? परामर्श देने के लिए, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि वो परामर्श देने के लिए बाध्य है कि नहीं परामर्श देना ही देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो परामर्शदात्री यहाँ पर कहा गया है इनको, ठीक है? अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रपति अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीज़ें ऐसी है, कानून है, कोई ऐसा नियम है या फिर कोई ऐसी फैक्ट है या फिर कोई महत्व है, सार्वजनिक महत्व के रूप में हो, तब वो क्या करेगा? जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन यहाँ पर 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही अगर
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई, अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी सलाह दिया जाता है वो भी राष्ट्रपति भी कतई मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है, दोनों बाध्य नहीं है। ठीक, समझ में आया? ये सवाल बनेगा तो बना लोगे ना, दोनों बाध्य नहीं है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही ये सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक, समझ में आया? मतलब दोनों का जो है मतलब एक 143 को आपको याद रखना है, आर्टिकल, अनुच्छेद। ठीक, आगे सवाल है यहाँ पर, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? कौन होगा अभिरक्षक? तो कौन होगा? न्यायपालिका होगा ना, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर अन्य न्यायालय है, न्यायपालिका ही तो होगा। कहीं पर कोई भी चीज़ें हैं वो अंतिम क्या है, संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका करते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका में जो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आ जा सकता है, एससी हाई कोर्ट आ सकता है, फिर अन्य जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है कोर्ट होते हैं, उनके हम बारे में होता है, मतलब न्यायालय। ठीक है, यही है भारत संविधान का अभिरक्षक। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लेंगे कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश को हम ले लेंगे। ठीक है, कभी सर इस प्रकार क्वेश्चन बनता है तो इस विकल्प के आधार पर आपको आंसर चुनना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी अनुमान मत लगाना प्रश्न करने के लिए, हमेशा लॉजिक का इस्तेमाल करना। आप पढ़े लिखे हो, गेस क्यों करोगे? आप पढ़ लिख लिए हो, यहाँ पर समझ लिए हो कि कैसे क्या होता है, इतना मेहनत कर रहे हो, आप यहाँ क्लासेस देख रहे हो, तो आप गेस क्यों करोगे, अंदाजा क्यों लगाओगे परीक्षा में कि नहीं ये होगा? आप लॉजिक का इस्तेमाल करोगे। ठीक, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। आगे सवाल है यहाँ पर, देखो ये सवाल जो है कूट में बन सकता है, यहाँ पर तो छोटा दिया हुआ लेकिन कूट में आ सकता है। देखो, भारत अगर लेवल बढ़ाना चाहे तो भारत के उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट को बोलते हैं, दो सर्वोच्च न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का हो, विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक अधिकारिकता नहीं, संवैधानिक नहीं, परामर्श दाता ना ना, बिल्कुल परामर्श देता ही नहीं, यहाँ पर देना ही नहीं है। अपील अधिकारी नहीं, यहाँ पर क्या होगा? मौलिक अधिकारिकता। देखो लॉजिक लगाओ, मौलिक अधिकारिकता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद में पढ़ोगे तो आप 131 को पढ़ लेना। ठीक है, कितना? 131। ठीक है, 131 को आपको पढ़ना है। तो 131 आर्टिकल में ये कहा गया है कि जैसे भारत के उच्चतम न्यायालय जो है केंद्र राज्य के बीच विवाद हो, तब की स्थिति में कौन निपटारा करेगा? मौलिक अधिकारिता शक्ति के तहत, मतलब करने की शक्ति मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। साथ ही अगर दो या फिर अधिक, दो या से अधिक जो है राज्यों के बीच अगर विवाद हो, तब के निपटारा कौन करेगा? तो भारत सरकार, मतलब मान लेते हैं कि दो या फिर दो से अधिक राज्य हैं आपस में विवाद कर रहे हैं, तब की स्थिति में कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। साथ में भारत सरकार एवं कुछ अन्य राज्य हैं उनके साथ अगर विवाद हो तो भी निपटारा कहाँ होता है? तो वो भी मौलिक अधिकारिकता के तहत ही होता है, चाहे दो राज्य हो या फिर भारत सरकार या फिर केंद्र, केंद्र भारत सरकार, वही भारत सरकार। ठीक है, इनके बीच अगर लफड़ा होता है राज्यों के साथ, तब कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? और किसके तहत? मौलिक अधिकारिकता के तहत, इसके अंतर्गत ही आता है, मौलिक अधिकारिकता के अंतर्गत ही आता है। इसको आपको याद रखना है। भारत सरकार और राज्यों के बीच या फिर दो राज्यों के बीच जो भी विवाद है उसका निपटारा करते हैं, 131 आर्टिकल। ठीक, आगे देखो यहाँ पर इस सवाल को आप पढ़िए, समझिए कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति बोल रहा है, नियुक्ति 6 के लिए, नियुक्ति के लिए यहाँ पर एक सेकेंड, ये नियुक्ति हटा, ये 6 नहीं है यहाँ पर ना, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ये नियुक्ति नहीं है। ठीक है, नियुक्ति के लिए, अरे सॉरी 6 नहीं है, नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं अनिवार्य नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष, ऐसा नहीं है। ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देखते के साथ यहाँ पर मार दे आंसर। ठीक है, एक या मतलब एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, या फिर एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पर 124(3) के अंतर्गत, 124(3) के अंतर्गत अन्य अहर्ताएं की काउंट किया गया है। अन्य अहर्ताएं में क्या क्या आती है? तो अन्य अहर्ता में आपके सामने आता है, जैसे उसे जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है। उसमें से एक होता है जैसे उच्च न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट में उसे 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश। ठीक है, 5 वर्ष तक न्यायाधीश, या फिर 10 वर्ष तक जो है वकील होना चाहिए, जिसको हम अधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, 10 वर्ष तक। या फिर राष्ट्रपति की राय में क्या होना चाहिए? वो विधिवेत्ता होना चाहिए, राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की राय।
ठीक है। राष्ट्रपति की राय में या फिर नज़र में क्या होना चाहिए, विधि वेत्ता होना चाहिए। इन सभी अर्हताओं के साथ साथ उनको जो है भारत का नागरिक भी होना चाहिए, तब जाके वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश बन सकता है। सिंपल है, ठीक है। तो समझे, 10 वर्ष या 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति की राय होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चला आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष कि उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। मतलब जैसे हाई कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में बोल रहा है कि हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना है, ठीक है, हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना है तो कितने वर्ष का उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतलब वकील के रूप में आपको होना चाहिए, तो 10 वर्ष। ठीक है, इसमें भी आपको 10 वर्ष याद रखना। 10 वर्ष तक वकील रहना ही रहना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का बने या फिर यहाँ का बने। 10 वर्ष तक उसका अधिवक्ता काम करना है। क्लियर है, समझ में आया। आगे सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। तो वो है भारत के किसी भी न्यायालय में। भारत के किसी भी न्यायालय में जो है वो अपना मतलब कार्य नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता, तो जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिन्हों रिटायर हो चुके हैं, वो जो है वकालत नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 124(7) के तहत। ठीक है, ये इसमें ये आर्टिकल में जो है बताया गया है। इसमें आप जो है भारत के किसी भी न्यायालय में या फिर किसी भी पदाधिकारी के समक्ष वो जो है या तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते या फिर जो है वकालत नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। समझ में आया। तो ये उच्च सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के लिए बात किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इनको बस आराम करना है, यहाँ पर न्याय वकालत नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितना है, तो उस समय के अनुसार तो यहाँ पर देखोगे 2014-15 का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 30 ही होगा, 30 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर समझिए इसके बारे में, ये 30 नहीं, यहाँ पर अभी वर्तमान में 34 हो जाएगा। कैसे, तो देखो जब हमारा देश मतलब उस समय जब शुरुआत में जब हम 1950 की बात करें तो 1950 में केवल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य रहते थे, चीफ, और 7 जो थे वो अन्य थे, न्यायाधीश थे। तो टोटल 8 होते थे 1950 में। फिर 2009 में इसको क्या किया गया, 2009 में इसको 26 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया। 26 हुआ था। 26 कब हुआ था, तो 26 जो हुआ था वो आपका आपका 1986 में। कब हुआ था, 1986 में हुआ था ये आपका 26। 26 में देखोगे तो एक था मुख्य और बाकी जो 25 थे वो अन्य थे, मतलब अन्य न्यायाधीश थे। बाकी 2009 में 26 से हटाकर यहाँ पर कितना कर दिया गया, 26 से इन्होंने 31 कर दिया गया। 2009 में 31 कर दिया गया। ठीक है, 26 से 31। और जो अभी 2019 की बात करें तो 2019 में न्यायाधीशों की संख्या जो है 31 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 34 किया गया। ठीक है, तो 34 अभी गया है। समझ में आया, तो 34 आपको यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका पहले वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर 34 होगा राइट आंसर। आगे सवाल यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु 60 से 62 की गई है। तो पहले 60 था, फिर इसको जो है बढ़ा दिया गया है। 60 से 62 जो है 1963 में किया गया। 1963 में जब 15वें संविधान संशोधन हुआ, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 से बढ़ाकर ये 62 कर दिया गया। ठीक है, तो 60 से बढ़ाकर इन्होंने जो है 62 कर दिया सेवानिवृत्ति। अगर वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कितना है, तो इनका जो है 65 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 65 वर्ष। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, समझे, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है इसके अंतर्गत। ये शुरू से ही ये सेवानिवृत्ति की आय जो है ना शुरू से ही 65 वर्ष रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट लॉ में। इसमें बदलाव हुआ है हाई कोर्ट लॉ में, 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं मत होना। समझ में आया। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। निर्वाचन याचिका राज्य के लिए बात करते हैं तो हमेशा हाई कोर्ट होता है। कौन होता है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत
327 आर्टिकल के तहत जो है निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होता है इसका निपटारा कौन करता है? तो जो है उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर इसमें कोई राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर हो रहा है तब सुप्रीम कोर्ट करेगा, समझे? जब राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति हो तब की स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। बाकी राज्य के संबंधित हो, इन दोनों को छोड़कर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर जो भी निर्वाचन संबंधी विवाद है उसको जो है निपटारा कौन करेगा? तो है उच्च न्यायालय करेगा, इस शक्ति है उसके पास। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मामले में कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्लियर है? आगे सवाल यहाँ पर देखिए, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। तो न्यायपालिका द्वारा कौन सा कानून बनाया गया है? वो जो है न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो निर्णय विधि कहा जाता है। इस प्रकार के जो विधि अपना स्थान तो बदल लेता है, कभी कभी जो है स्थान बदल लेता है तथा कुछ अन्य मामले होते हैं उसमें निर्णय देने के लिए भी जो है निर्णय विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। आगे सवाल है यहाँ पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? नहीं, इसमें भी नहीं। संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? तो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो पहले समझो, इसके बाद विशेष बहुसंख्या सहित दोनों सदनों में सदन नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर समझो, जैसे उच्चतम न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है, ठीक, दोनों न्यायाधीशों अपने पद से मतलब तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कोई सिद्ध कदाचार, ठीक है, या फिर असमर्थता अक्षमता हो, तब की स्थिति में हटाए जाते हैं। समझो यहाँ पर 2/3 सदस्य कब होते हैं, पहले समझो। पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर ये महाभियोग जैसा एक प्रक्रिया होता है। महाभियोग नहीं बोलेंगे लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ लो एक बार, याद हो जाएगा ये। ठीक, कभी नहीं भूलोगे आप, याद रखना। महाभियोग जैसा ये रहता है, इसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है जिसे संसद में चलाया जाता है यदि कोई सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता हो, इनकैपेसिटी बोलेंगे उसको, अक्षमता को इनकैपेसिटी हो, तो यहाँ पर काम होता है इसके अंतर्गत। मतलब न्यायाधीश को जो पूरी प्रक्रिया हटाने के लिए है वो जो है न्यायाधीश 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 जांच अधिनियम, एक जांच अधिनियम होता है, जांच यहाँ पर जांच अधिनियम, ये 1968 में बताया गया है यहाँ पर। तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, पहला प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव मतलब जैसे देखो, एक सदन ये हो गया, ये लोकसभा हो गया, या फिर ये दूसरा सदन हो गया ये, ठीक है, दो दो सदन हो गया। ये आपका लोकसभा हो गया, ये आपका राज्यसभा हो गया। ठीक है, तो लोकसभा में क्या है, लोकसभा में देखो, लोकसभा में यदि कोई भी मतलब प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो उसके लिए 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। 100 सदस्य जो है इसमें साइन करेंगे हस्ताक्षर में, जो भी प्रस्ताव रहेगा। अगर राज्यसभा में है तो यहाँ पर 50 सदस्य जो है यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, किसमें, जो भी प्रस्ताव है उस पर 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है, आगे बढ़ता है स्टेप, उसके बाद जो अध्यक्ष के पास जाता है। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, लोकसभा स्पीकर के पास। राज्यसभा में है तो उपराष्ट्रपति, जिसे राज्यसभा का सभापति बोलते हैं या फिर चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके पास जाएगा, इन दोनों के पास। अब इन दोनों के मत यहाँ पर लगेगा कि इन दोनों स्वीकार करते हैं कि नहीं। तो इनके पास अधिकार है, यहाँ पर स्वीकार करेंगे भी और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये स्वीकार व अस्वीकार दोनों कर सकते हैं। फिर ये दोनों अगर मान लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, जांच समिति होगी यहाँ पर, एक जांच समिति बैठेगी यहाँ पर। जैसे इन लोग स्वीकार करते हैं उसके बाद जांच समिति होगा। जांच समिति में क्या होगा, यहाँ पर 3 सदस्य होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं यहाँ पर जांच करने वाले। जांच करते हैं, इसमें से 3 में से कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय, एससी का कोई भी मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर कोई एक न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का मुख्य चीफ।
ठीक है। और एक होता है कोई प्रतिष्ठित न्यायविद होता है, न्यायविद कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया यहाँ पर। 3 चीज़ हो गए, 3 सदस्य इन लोग जाँच करते हैं। फिर जाँच होने के बाद अगर उसमें दोष पाया जाता है, तो फिर क्या होता है, अगर जाँच समिति बैठता है, ठीक है, और उसमें दोष पाए जाते हैं, तो उसको जो है प्रस्ताव को बहस के लिए रखा जाता है। प्रस्ताव को क्या करते हैं, उस पर सदन में रखा जाता है। तो जो भी प्रस्ताव है सदन में रखा गया, उस पर क्या होगा, बहस करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों सदनों का विशेष बहुमत से ये पारित होगा, ठीक है। प्रस्ताव रखेंगे और फिर बहस करेंगे। बहस करने के बाद यहाँ पर जो है विशेष बहुमत लगता है, विशेष बहुमत लगेगा। उसके बाद विशेष बहुमत में सदन के कुल सदस्य का संख्या का बहुमत रहेगा, या फिर यहाँ पर 2/3, 2/3 जो बहुमत है जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत लगेगा। और उसके बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जो है इन दोनों सदनों का प्रस्ताव को बहस के बाद देखने के बाद राष्ट्रपति जो है देखता है, और उसके बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए आदेश जारी करता है। तो समझे, तो यहाँ पर इतना स्टेप जो है कितना हो गया, पहला एक हो गया, दूसरा और तीसरा, और ये आपका चौथा, और ये पांचवा, ठीक है। पांचवा मान लो, तो यहाँ पर आपका जो है इस स्टेप में हटाया जाता है, समझे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है, ठीक। आगे देखो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की कौन सी प्रक्रिया है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी ओर से नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर आपको जो है विशेष बहुमत से पारित संसद, जब तक संसद में पारित नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा विधेयक मतलब नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं हटा सकते किसी को भी, ठीक है, यहाँ पर न्यायाधीश को। तो राइट आंसर ये हो जाता है, और भी विशेष बहुमत चाहिए यहाँ पर। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जो जिला लेवल पर होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। तो कौन होगा, राज्यपाल, क्योंकि राज्य लेवल पर होते हैं और ये राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल अनुच्छेद 233, 233 एक के तहत जो है किसी भी राज्य के जिला न्यायालय होता है वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्य का राज्यपाल करते हैं, मतलब हाई कोर्ट के परामर्श से उच्च न्यायालय, ठीक है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो हाई कोर्ट के परामर्श से जो है उस राज्य का राज्यपाल करते हैं, ठीक। इसको आपको पता होना चाहिए। आगे सवाल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, भारत में स्तरों में, मतलब कौन से स्तर में, यहाँ पर ये खाली स्थान है ना, स्तरों में अदालतें होती है, तो कितने होती है, तो 3 होता है। कैसे कैसे, तो पहले देखो एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि दिल्ली में है, देखिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय हम इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है राज्य लेवल पर, उसको बोलते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय बोलते हैं इसको, ये जो है राज्य लेवल पर होता है। उसके बाद आता है जिला लेवल पर, जिला लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, यहाँ पर जिला न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। तो जिला न्यायालय आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 3 चीज़ें हो गया ना यहाँ पर। तो ये था क्लास आपका जो है यहाँ पर किससे, न्यायपालिका से, ठीक है। तो ये क्लास आपका जो है न्यायपालिका से था। कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली क्लास में हम जो है संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं, जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। जो संवैधानिक पदाधिकारी है, जैसे महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसके, मतलब कौन से करते हैं, इस सबसे जो है महान्यायवादी के बारे में सब चीज़ें जो भारत के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। कुछ सुधार करना होगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको जो है यहाँ पर जो है वेबसाइट सोल स्टडी या फिर जॉब आयोग करके एक वेबसाइट होगा, जॉब आयोग, जॉब आयोग करके यहाँ पर इसको लिखिएगा गूगल में, और उस पर जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।